Hello there. Once again, I welcome you to my channel Know Your English Without Rules. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बड़ी खास पोएम लेकर आया हूँ। क्लास 12th की लास्ट पोएम नंबर 6 है ये, और पोएम का टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। एक तरफ आंट है, एक वुमन, एक लेडी, और एक तरफ टाइगर्स हैं जो डेंजरस भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं, निडर यानी फियरलेस होते हैं। एक वर्ड है फेमिनिज्म। इसके बारे में पता है आपको? फेमिनिज्म का मतलब होता है चीज़ों को वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। एक टाइम आया था वर्ल्ड में जब इस चीज़ पर काफ़ी जोर दिया गया था कि भाई मेल और फीमेल जेंडर के बीच में काफ़ी भेदभाव किया जाता है। हो सकता है भेदभाव किया जाता हो, क्योंकि इंग्लैंड में एक टाइम ऐसा भी था। हमारे कंट्री इंडिया में अक्सर ये एक ब्लेम लगाया जाता है कि भाई इंडिया में चाइल्ड मैरिज होती थी, इंडिया में विधवाओं के साथ बहुत बुरा होता था, इंडिया में ये बुराई थी, इंडिया में वो बुराई थी। द फैक्ट इज़ कि नहीं, इंडिया में ऐसी कोई बुराई नहीं थी। ये सारी बुराइयां अंग्रेज़ों की थोपी हुई थी हमारे इंडिया के ऊपर। और इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक बड़ी फेमस नॉवल है जेन ऑस्टिन की लिखी हुई, जिस पर फिल्में भी बनी है बहुत सी, इंग्लिश में भी बनी है, हिंदी में भी बनी है। इनफैक्ट हिंदी में एक फिल्म बनी है अमृतसर टू LA। मेरे ख्याल से उसमें ऐश्वर्या रॉय ने एक्टिंग की है। और वो जेन ऑस्टिन की नॉवल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। वो जिस ब्रिटिश कल्चर, इंग्लैंड के जिस सोशल बैकग्राउंड पर लिखी गई वो एक नॉवल है। अगर आप उसको रीड करोगे तो पता लगेगा कि असल में इंग्लैंड में, जो कि आकर के ये कह रहे थे हमारे देश में, भारत में, कि हमने यहाँ आकर के औरतों की कंडीशन सुधारी है, उनके अपने कंट्री में कंडीशन क्या थी। उस देश में 12 साल 13 साल की बच्चियां भी शादी के लिए घर से भाग जाती थीं, या फिर उनके माँ बाप उन लड़कियों के लिए शादी के लड़के देखते थे और इतनी छोटी उम्र में भी शादियां कर देते थे। असल में इंग्लैंड में लॉ था उन दिनों कि प्रॉपर्टी पर राइट सिर्फ किसी मेल का ही हो सकता है, आदमी का ही हो सकता है। औरतों का राइट प्रॉपर्टी पर नहीं हो सकता था। उस नॉवल में भी ऐसा दिखाया गया। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनकी 5 लड़कियां होती हैं, लड़का कोई होता नहीं है। तो उस माँ बाप की इकलौती चिंता ये थी कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी उनकी उन लड़कियों की शादी हो जाए। कोई छोटी है या बड़ी है इससे मतलब नहीं है। और बता दूं, लड़कियों के लिए स्कूल भी नहीं होते थे उन दोनों इंग्लैंड में। तो किसी तरह से बस लड़कियों की शादी हो जाए, ये उसमें उनकी चिंता होती है। और सबसे छोटी 14 साल की एक बच्ची होती है, उसकी भी शादी हो जाए, उसकी चिंता होती है। क्यों? क्योंकि अगर फादर मर जाता है तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी घर बार है, वो उसकी माँ, उसकी बेटियां सब प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाएंगी। और फिर वो जो भी उनका सबसे करीबी मेल रिलेटिव होगा उसको वो हैंड ओवर हो जाएगी, वो उसका मालिक होगा। उसकी मर्जी है वो उन औरतों को, लड़कियों को उस घर में रहने दे या नहीं रहने दे, पर प्रॉपर्टी पर विमेन का कोई राइट ही नहीं था। इसलिए इस एक बुराई की वजह से इंग्लैंड में बहुत सारी बुराइयां थी, और इंग्लैंड में वुमेन ने अपने राइट्स के लिए आवाज उठानी शुरू की थी, और उसको बोला गया था फेमिनिज्म, कि वुमेन के राइट्स के लिए फाइट करना। ये तो इंडिया पर थोप दिया जबरदस्ती कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज होती है। कहाँ होती है इंडिया में चाइल्ड मैरिज? हाँ, हो सकता है कि भाई बचपन में ही पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के रिलेशन तय कर देते हो कि ठीक है, जब बड़े होंगे बच्चे तो हम इनकी शादी करेंगे। भारत के बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, नेपाल में भी होता है यहाँ तक कि। और बचपन में ठीक है शादियाँ तय कर दी जाती हैं, बड़े होकर के उनकी शादी होती है, और फिर एक प्रथा है जिसे कहते हैं गौना होना। तो ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन वो मैच्योरिटी की एज में ही किया जाता है। तो इंडिया में ऐसी बुराइयां इंडिया में थी ही नहीं एक्चुअली। ये जबरदस्ती थोपी गई इंडिया के ऊपर, इंडिया को इल फेम किया गया, बदनाम किया गया कि भारत में ऐसी बुराइयां होती है। असल में तो ये सारी बुराइयां इंग्लैंड में थी, जहां उन्हें इनको दूर करने की जरूरत थी, जहां पर फेमिनिज्म मूवमेंट चलाए गए, वुमेन राइटर्स ने लिखा। तो ऐसे ही एक ट्रेंड से निकली हुई एक पोएट सामने आई, उसका नाम था एड्रियन रिच। और क्लास 12th में तो ये पोएम उसने लिखी होगी कभी भी, उस पोएम को क्लास 12th में NCERT की बुक्स में इन्वॉल्व किया गया और आपको स्टडी करनी होती है।
अब मैं यहाँ फेमिनिज्म की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, हम पोएम को ही स्टडी करेंगे। मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड बता रहा था कि किस बैकग्राउंड से निकल करके इसकी पोएट आई, और आप समझ सकते हो अब कि क्या उसके दिमाग में रहा होगा। फेमिनिज्म में एक ही बात दिमाग में रहती है फेमिनिस्ट राइटर्स के, कि आदमियों ने औरतों पर अत्याचार किए हैं, ये उनके दिमाग में रहता है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पोएम्स को लिखते हैं, या जो भी अपना आर्टिकल्स या लेसन या नॉवेल्स या बुक्स लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह की बुक का मैंने एग्जांपल दिया, प्राइड एंड प्रेजुडाइस है। इसी तरह की बहुत सी बुक्स पढ़ने को मिल सकती है, और इसी तरह की आपकी ये पोएम है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। चलो अब हम अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। लेट्स गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक। एक चीज़ और इसी पोएम के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। मैं एक जो बात बता रहा हूँ, इससे आपको पोएम की पूरी थीम डिटेल में समझ में आ जाएगी। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे लोग जिनके पास कोई चीज़ नहीं होती है, वो उसके बारे में बहुत बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन। अगर किसी के पास एप्पल आईफोन नहीं है तो वो उसके पास एप्पल आईफोन की जानकारी सारी होगी, वो उस पर बहुत डिटेल में बात करेगा, चर्चा करेगा कि उसमें ये खूबी होती है, उसमें वो खूबी होती है, आप खरीद लो, आप खरीद लो। खुद के पास नहीं है तो इसलिए आप खरीद लो। वो बोलता है मैं तो ये वाला खरीदूंगा, खरीदे या नहीं खरीदे बात नहीं है, लेकिन बात किस चीज़ की मन से निकल रही है उसके? एप्पल आईफोन की। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसके पास नहीं है। लेकिन जो चीज़ आपके पास है या किसी के पास है, ज़्यादा चर्चा उसकी नहीं करते। आपके पास तो है, ठीक है, आपके पास है, आप क्यों उसकी चर्चा करोगे? आप उसकी इच्छा भी क्यों करोगे जो चीज़ आपके पास है? जो चीज़ इंसान के पास नहीं होती है वो उसके मन में दबी हुई एक इच्छा के तौर पर रह जाती है, और फिर वो किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी बहाने से, चाहे वो बातचीत में हो, चाहे वो किसी तरह की आर्ट या कलाकारी में हो, चाहे वो किसी तरह की वीडियो शूटिंग में हो या बोल कर हो, जैसे भी एक्सप्रेस कर पाए इंसान, दीवार पर बना करके हो, मिट्टी से कोई कलाकारी बना दे, कपड़ों पर कोई डिज़ाइन बना दे, कोई कुछ भी बनाए, कोई कुछ बनाए, पर मन की इच्छा को लोग अपनी एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, करते हैं। ऐसे ही ये फेमिनिस्ट राइटर्स ने ये माना जब कि भाई औरतों पर मर्द जो हैं वो लगातार अत्याचार ही करते रहते हैं, और औरतों को कोई फ्रीडम नहीं है, और औरतों पर तो औरतें जो हैं वो तो आदमियों के बोझ तले दबी हुई हैं, बंधन में बंधी हुई हैं। शादी, मैरिज को एक बंधन, एक बाउंडेशन, एक बैंड, एक तरह की जेल बनाया ऐसे लोगों ने, फेमिनिस्ट राइटर्स ने एक तरह की जेल बताया, एक तरह का बंधन बताया है मैरिज को, और यही आपको इस पोएम में पढ़ने को मिलेगा। तो एड्रियन रिच ने इस पोएम में भी यही बताया है कि आंट जेनिफर जो है वो शादीशुदा है, अंकल जो भी उसका हस्बैंड है वो उस पर ऑर्डर चलाता है, वो उसके सिर्फ काम ही करती रहती है, उसके अपने फ्रीडम नहीं है उसके पास, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। और पोएम के एंड में ये एड्रियन रिच ने बोला है कि क्योंकि अंग्रेज हैं, या यूरोपियन हैं, यूरोपियंस का जो वेडिंग का तरीका है, चर्च में जाकर शादी होती है और वो एक रिंग पहनाते हैं एक दूसरे को, रिंग ही उनका वेडिंग बैंड होता है, वो रिंग को नहीं उतारते। तो एड्रियन रिच ने बोला है कि आंट जेनिफर के ऊपर तो अंकल की शादी का बोझा चढ़ा हुआ है और वो इस बोझ के तले दबी हुई है। अब हम इमोशनल होकर के अगर इस पोएम को सोचेंगे तो हम कहेंगे हाँ यार सही बात है, औरतों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, आंट जेनिफर पर अत्याचार हुआ, आंट जेनिफर बेचारी दबी हुई है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा इंग्लैंड में था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके ऐसा बताया गया आगे, ये था। तो चलो अब इधर उधर की बातें बंद करते हैं और अपने ब्रास ट्रैक पर आते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टडिंग द पोएम। सो क्लास 12th पोएम है ये, नंबर 6, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और यहाँ एनालाइज कर रहा हूँ मैं इसे, गौरव खत्री। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। भाई आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो एक स्क्रीन पर हमें उछल कूद करते हुए नजर आते हैं, कूदते हुए। ये क्या है एक्चुअली, इसका बैकग्राउंड भी बता दूं मैं आपको। एक लेडी है जो चेयर पर बैठी हुई है और बड़े आराम से उसके हाथ में एक कपड़ा है, उसमें उसने हाथ में सिलाइयाँ ली हुई हैं जो शायद आइवरी यानी हाथी दांत की बनी हुई हैं, और वो उनसे उस पर कढ़ाई कर रही है। कढ़ाई क्या कर रही है? ऑफ कोर्स जो मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया आपको, मन की जो इच्छा होती है इंसान की, वो किसी न किसी रूप में इंसान उसे एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है। सो आंट जेनिफर के मन की इच्छा बताई गई है आज़ादी। वो आज़ाद होना, बिना किसी के डर की ज़िंदगी जीना चाहती है, लेकिन अब वो खुद तो जी नहीं पा रही है, इसलिए वो ऐसे एनिमल्स को डिज़ाइन कर रही है
जो कि किसी से डरते नहीं हैं, जो कि आज़ाद होते हैं। और ऐसे एनिमल्स कौन है? ऑफ कोर्स टाइगर्स। तो आंट जेनिफर जो है वो एक कपड़े पर डिज़ाइन कर रही है टाइगर्स को। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, वो एक स्क्रीन पर प्रांस यानी उछल कूद करते हुए, फ्रीली कूदते हुए नजर आते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल ऑफ कोर्स। ब्राइट टोपाज, टोपाज एक पत्थर होता है जो कुछ ग्रीनिश कलर का होता है। तो जंगल में लगभग हमें हर चीज़ ग्रीन कलर की ही नजर आती है। तो यहाँ बोला है डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी, रहने वाले, वासी। सो जंगल के जो ये निवासी हैं, ब्राइट हैं, चमकदार हैं, गर्वीले हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं। और ये उस स्क्रीन पर जो आंट जेनिफर डिज़ाइन कर रही है उस पर इनको इस तरह से दिखाया गया है। दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री। अब देखो यहाँ एड्रियन रिच ने अपना फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी दिखाई है। पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है और ये टाइगर उससे डरते नहीं हैं। यानी यहाँ पर बताना चाहते हैं एड्रियन रिच कि जो वुमेन है वो मैन से डरती है और उसके मन में हमेशा ये इच्छा रहती है कि वो मैन से डरना बंद कर दे, ना डरे। और वो अपनी इस इच्छा को इन टाइगर्स के जरिए एक्सप्रेस कर रही है कि ये टाइगर्स उस आदमी से डर नहीं रहे हैं जो पेड़ के नीचे उसने डिज़ाइन करके दिखाया है। द पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। शिवैलरिक का मतलब होता है एक एलिगेंस के साथ, एक पूरी बहादुरी, शान और शौकत के साथ। और सर्टेनिटी मतलब यहाँ पर हम कहेंगे एक डिटर्मिनेशन या पूरा कॉन्फिडेंस। पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी यानी पेस मतलब स्पीड में आगे बढ़ना, उसमें उनमें एक गति है, इनको मूव करते हुए दिखाया हो उसने, जो कि पूरे ग्रेस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टाइगर्स जो है वो मूव कर रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं। ये उसके मन की इच्छा है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं आंट जेनिफर क्या कहती है यहाँ पर, आई मीन एड्रियन रिच क्या कहती है आंट जेनिफर के बारे में। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। वो जिस ऊन से कढ़ाई कर रही है उसमें आंट जेनिफर्स की फिंगर्स जो हैं फ्लटर कर रही हैं, यानी कप कपाते हुए उंगलियां कांप रही हैं, कप कपाते हुए वो काम कर रही है। यानी कि पोएट बोलना चाहती है कि अंकल से शादी करके सारी ज़िंदगी इस तरह से गंवा करके उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अब तो काम करते हुए भी उसकी उंगलियां कांप रही हैं। यानी अपने मन की इच्छा वो एक्सप्रेस कर रही है और इसमें भी उसकी उंगलियां कांप रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो अंकल देख ले उसको ऐसा करते हुए और कुछ कर दे, मारे पीटे या जो भी है अपना रौब जमाए उसके ऊपर। सो उसकी उंगलियां फ्लटर कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी यानी हाथी दांत, काफ़ी हार्ड होता है और उसकी नीडल को भी वो पुल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, उसके लिए यहाँ तक कि आइवरी की नीडल को भी उस वूल में से खींच के निकाल पाना, सिलाई करना, कढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि उसके हाथों पर तो असल में यानी उसकी उंगलियों में तो अंकल से शादी का मैसिव बैंड बंधा हुआ है। उंगली में उसकी शादी की अंगूठी जो है, रिंग जो है, तो यानी शादी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसिव वेट, एक बोझा बताया है एड्रियन रिच ने, जो कि औरतों के ऊपर होता है आदमियों से शादी करने के बाद। तो एड्रियन रिच के दिमाग से हम अगर सोचें इस पोएम को बच्चों, तो एक ही चीज़ नजर आएगी, फेमिनिज्म, कि आदमियों ने अत्याचार किया औरतों के ऊपर। टायरनी कहते हैं अत्याचार को। लास्ट लाइन लिखी है, सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, मतलब द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मैसिव वेट, बहुत जबरदस्त वेट, सिट्स हैवीली, दम के बैठा हुआ है आंट जेनिफर के हाथ पे। यानी उस बेचारी के हाथ काम करें कैसे, कढ़ाई कैसे कर पाए, अपनी मन की इच्छा को वो एक्सप्रेस भी कैसे कर पाए, उसके ऊपर तो शादी का एक जबरदस्त बोझा चढ़ा हुआ है जो कि अंकल से होने के बाद है। लास्ट स्टैंजा देखते हैं, When aunt is dead। अब यहाँ पर बोलती है कि पूरी जिंदगी आंट जो है वो इसी इच्छा के साथ जिएगी, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, वो अपनी इसी इच्छा को लेके मर जाएगी और उसकी इच्छा जो है जैसी थी वैसी ही की वैसी रहेगी, इच्छा ही बन के रहेगी, वो रियलिटी कभी नहीं होगी। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by। ordeals मतलब ऑर्डर, she was mastered by मतलब जो उसको हुक्म चलाए जाते थे, जो उसको ऑर्डर दिए जाते थे। यानी मरने के बाद भी उसके हाथ उसी कंडीशन में मुड़े हुए रहेंगे जैसे कि वो अंकल से मिलने वाले किसी ऑर्डर का वेट कर रही हो, और वो उसी पोजीशन में रहेगी, डरी हुई सी, सहमी हुई सी, कि क्या पता अंकल कब कौन सा ऑर्डर दे दे पूरा करने के लिए जो मुझे करना पड़ेगा।
सो उसके हाथ स्टिल रिंग्ड, तब भी रिंग्ड रहेंगे, यानी कि उस बोझ से दबे हुए रहेंगे। रिंग हालांकि जो वेडिंग बैंड की बात करी है, शादी का बंधन जो रिंग होती है, पर उसी सिंबल को यहाँ पर यूज़ करके बताया है कि हाथ उसके मरने के बाद भी रिंग्ड, यानी बंधन में ही रहेंगे, बंधे हुए ही रहेंगे, उसे आज़ादी नहीं मिलेगी। विद ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिन ऑर्डर्स को चला करके उस पर हुक्म चलाया जाता था। लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, अनअफ्रेड। लेकिन जो टाइगर्स उसने बना दिए हैं, जो उस पैनल पर जो डिज़ाइन कर दिया, जिसमें उछलते कूदते प्रांस यानी उछलते हुए, प्राउड पूरे गर्वीले, अनअफ्रेड बिना किसी से डरे हुए जो टाइगर उसने बनाए हैं, तो पोएट कहती है कि ये टाइगर हमेशा ऐसे ही रहेंगे, यानी कि उसकी इच्छा जो है वो वैसे ही रहेगी कि आज़ाद रहना चाहती थी, टाइगर्स नहीं कुछ होगा। लेकिन आंट जेनिफर मर जाएगी अपनी दबी हुई इच्छा को लेके। यहाँ पर ये एक सिंबॉलिक पोएम है बच्चों, एक सिंबल और देती है पोएम यहाँ पर हमें ये, और हम इसको भी उसी फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। और वो ये है कि इन टाइगर्स को क्रिएट किसने किया, जो कि किसी से नहीं डर रहे हैं? आंट जेनिफर ने, यानी एक वुमन ने। यानी पोएट यहाँ पर ये सिंबल देना चाहती है कि वुमन ही मैन को क्रिएट करती है, जो कि किसी से डरता नहीं है, जो कि निडर है, अनअफ्रेड है, प्राउड है, प्रांस करता है, अपनी मर्जी से आता जाता सब कुछ करता है। तो उस आदमी को जन्म कौन देती है? वुमन, महिला। लेकिन बदले में वही आदमी उस महिला पर अत्याचार करता है। तो उस अनअफ्रेड क्रिएचर को जन्म देने वाली खुद सारी जिंदगी अफ्रेड रहती है। ये यहाँ पर दूसरा सिंबल है इस पोएम का, जो आंट जेनिफर के फॉर्म में एड्रियन रिच ने दिया है। सो आई होप ये पूरी पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोएम के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस वो जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ब्रीफ आंसर मिले और कुछ एक या दो मेन आंसर ही मिलें, बहुत ज़्यादा आंसर्स आपको ना करने पड़े इस पोएम के। हाँ, हो सकता है क्योंकि सिंबॉलिक पोएम जो है वो अक्सर डिफ़िकल्ट होती हैं, तो ये सिंबॉलिक पोएम में हो सकता है कि ये डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि आपको एक या दो मेन आंसर मिले। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको सिर्फ एक या दो आंसर जो भी आपके पास होंगे उन्हीं से आपका काम चलेगा, आपको वही आंसर लिखे होंगे, कह सकते हैं ऑल इन वन टाइप आंसर। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना जिनको इनसे फ़ायदा हो सकता है। शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।